Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. We are continuing our Indian polity section of JKS Prelims 2022 crash course. और friends, last lecture में हमने fundamental rights खत्म किए थे और इस lecture में we'll start with directive principles of state policy. Okay, so कुछ important point देख लेते हैं. पहली बात तो एक चीज ये देख लेते हैं कि fundamental rights और DPSP दोनों मिलकर फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं हमें. ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं अबाउट डीपीएसपीस. फर्स्ट इज दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक फंडामेंटल डीपीएसपीस के रिगार्डिंग है. दे हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, DPSPs जो हैं they represent ideals that state has to keep in mind while framing laws. ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो थे they were guaranteed to citizens और some to non citizens as well. जो DPSPs हैं they are apply on state. ठीक है, यानी कि स्टेट को कुछ प्रोविजंस DPSP के अंडर दी गई हैं जिसका उन्हें ध्यान रखना है while they are forming various legislations. Okay, so this is very important. They are novel. B.R. Ambedkar called them novel features of Indian Constitution. यानी कि एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ल्ड के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रेयरली मिलेगा. ओके, नाउ दे आर नॉन जस्टिसेबल. नॉन जस्टिसेबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि यू कैन नॉट गो टू कोर्ट सीकिंग रेमेडी फॉर वायलेशन ऑफ डीपीएसपी. यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते ये इस आर्गुमेंट के साथ कि आपके डीपीएसपीस वायलेट हो रहे हैं. ओके, हाँ, स्टेट लॉज बना सकता है डीपीएसपीस को सिक्योर करने के लिए, और अगर वो लॉज वायलेट हो देन यू कैन मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड दे रिप्रेजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट. अगर आपको याद हो तो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड यूज किया था. ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. खाली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के एस्पायर नहीं किया था इंडिया ने. अगर आपको याद हो, अगेन फ्रॉम प्रीएम्बल सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए हमने एस्पायर किया था. तो वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि वो स्टेट जो हर एक सेक्शन का, खासकर पुअर वल्नरेबल सेक्शंस का ध्यान रखती है, उनका देखभाल करती है. दैट इज कॉल्ड एज वेलफेयर स्टेट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. आर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल? नो. which provisions of the constitution represent principle of welfare state? ठीक है, so these questions can directly be asked. For example, ये पूछ सकते हैं कि are DPSPs justiciable? Answer would be no. welfare state के principles किस पार्ट में दी गए हैं या क्या रिप्रेजेंट करता है welfare state के principles को? That would be DPSPs. किस पे DPSPs अप्लाई होते हैं? that would be on state. तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. और DPSPs जो हैं they are like इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर गवर्नर जनरल को दिया जाता था फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, दे आर सिमिलर टू दैट. ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ओके, अब ऑल्दो जो डीपीएसपीज हैं दे आर नॉट जस्टिसेबल. आप कोर्ट में नहीं जा सकते उनके वायलेशन की रेमेडी सीख करते हुए, बट दे डू हेल्प कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ. सपोज कोई लॉ अगर क्वेश्चन में है तो court can consider DPSPs as a ground to acknowledge that act. ठीक है, DPSPs को वो एक ग्राउंड की तरह कर सकता है while giving validity to a law. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्फोर्सेबल नहीं है बट इट कैन हेल्प इन गाइडिंग कोर्ट. ये आर्गुमेंट आपको याद रहना चाहिए. सो देखते हैं कुछ आर्टिकल्स रिगार्डिंग डीपीएसपीस. पहले तो आर्टिकल 36, और इसमें भी जैसे आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट डिफाइन की थी, सेम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 36 में भी स्टेट डिफाइन की है. यानी कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव बोथ एट सेंटर एट स्टेट लेवल, देन लोकल institutions like ONGC, LIC etc. प्लस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ स्टेट. ठीक है, दे माइट आस्क ए क्वेश्चन टू कंफ्यूज यू. और जो हमने कहा कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं
दे आर आइडियल्स ऑफ स्टेट, ठीक है, दे हेल्प इन अचीविंग द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल 37 में एक्सप्लिसिटली कहा है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये यहाँ पे ये पूछेंगे कि आर डीपीएसपीज फंडामेंटल, which of the provisions of the constitution are fundamental in the governance of the country, गवर्नेंस यानी कि डीपीएसपीज, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ब्रॉडली जो डीपीएसपीज हैं उनको 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकंड इज गांधीयन एंड थर्ड इज लिबरल। अब अगर ब्रॉडली मैं आपको समझाने के लिए बात करूं तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वो होंगे जो इक्वालिटी की तरफ, ठीक है, लेबर राइट्स की तरफ, इन इन एस्पेक्ट्स पे जो बात करेंगे वो सोशलिस्ट होंगे। और गांधीयन जो प्रिंसिपल्स होंगे, गांधीयन जो डीपीएसपीज होंगी, वो गांधी जी के जो आइडियल्स थे उन भी बात करेगी, यानी कि विलेज रिपब्लिक, कॉटेज इंडस्ट्री एटसेट्रा। और लिबरल प्रिंसिपल्स जो होंगे वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात करेंगे। तो अगर सपोज कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आपको याद नहीं है कि किसके रिलेटेड होगा, देन आपको ये बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक फंडा बताना चाहिए, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे की जा रही है, ठीक है। इससे आप आंसर कर पाएंगे अगर आपको याद नहीं होगा तो भी। फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट के अगर हम देखें तो आर्टिकल 38 जो है, that says promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice, social, economic and political, and to minimize inequalities, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात हो रही है, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल होगा। और हमने कहा कि ये जो डीपीएसपीज हैं वो प्रेम्बल के प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है, और सीधा सीधा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आपको प्रेम्बल में भी तो मिलता है, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 39 जो है, इट सेज राइट टू एडुकेट, means of livelihood to all citizens, equitable distribution of resources, prevention of concentration of wealth। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इनइक्वालिटी की रिडक्शन किस पार्ट में इंक्लूडेड है, दैट वुड बी डीपीएसपी आर्टिकल 39, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट, ठीक है। सिमिलरली 39 ने इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल फ्री एड टू पुअर, यानी कि पुअर की भी जब बात होगी तब भी मोस्टली सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ही आएंगे। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, 43 सिक्योर लिविंग वेज, 43A टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। 47 भी आता है न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। तो 2-3 बार इसको नजर मारिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हम अभी डिस्कस करेंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि ये कौन सा या डीपीएसपी के अंडर कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। देन लेट्स सी फ्यू ऑफ द गार्डियन प्रिंसिपल्स। फर्स्टली ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी गांधी जी का काफी रुझान था, जिसको हमने आर्टिकल 19 के अंदर इंक्लूड कर दिया है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी वीकर सेक्शन। अब आपको याद हो गांधी वर्कड लॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स एंड लोअर कास्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ, स्लॉटर ऑफ काउज। सो ये जो प्रिंसिपल्स है, यू कैन ब्रॉडली रिलेट दीज विद फिलोसफी ऑफ गांधी, ठीक है। सो अगेन इनको याद रखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफी रेजिंग डिबेट थी, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि आर्टिकल 45 या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस पार्ट के अंदर गया था पहले, या कौन सा आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6 ईयर्स के लिए दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रोटेक्ट इंप्रूव एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टली यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके।
promote international peace and security, etc. So broadly ये principles हैं. अब एक जो important fact है कि state law बना सकता है इनकी implementation के लिए, those laws would be enforceable. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिगार्डिंग लेजिस्लेशन लाई, दो ऑलरेडी वो अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो है वो अर्ली चाइल्डहुड पे जो एजुकेशन है फ्रॉम 0 to 6 years का काम किया है. एग्रीकल्चर के लिए कितनी सारी स्कीम है, सपोज पीएम किसान, फार्म बिल्स जो थे जो अब इनवैलिड हैं, स्टेट काफी कुछ कर रही है. प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी पर्टिकुलर एक्ट्स हैं. ठीक है. सो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं. सिमिलरली विलेज पंचायत के रिगार्डिंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने आर्टिकल 19 के अंदर इंक्लूड किया है. सो वेरियस लॉज जो हैं दे हैव बीन फॉर्म टू इम्प्लीमेंट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. कुछ नए डायरेक्टिव्स भी ऐड किए गए थे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 4 डायरेक्टिव्स इंक्लूड किए, 39, 39A, 43A, 48A. ठीक है. इनको एक बार पढ़ लीजिएगा. हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री लीगल एड टू पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एटसेट्रा. सिमिलरली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने भी आर्टिकल 31, 38 में अमेंडमेंट की और इसमें इट कॉल्ड फॉर मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज, यानी कि सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा. 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी काफी सारी अमेंडमेंट्स हुई. सिमिलरली 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई. सो ये ब्रॉडली देख लीजिएगा कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा हुआ. सो आउटसाइड ऑफ पार्ट 4, जो हमने पार्ट 4 में डीपीएसपीस पढ़ी, उसके अलावा भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 35 के अंदर जो पार्लियामेंट है, दे हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज while making appointments to the services and posts with the affairs of the which are in connection with the affairs of union and state. ठीक है. and article 350A में there are directives की जो instructions हैं in schools, they should be provided in mother tongue, because उससे देखा गया है कि educational quality जो है उसमें increase हो जाती है. then article 351 calls for development of Hindi language as a common link between all of Indians. ठीक है. इसके ऊपर काफी controversy भी चलती रहती है. So these are some of the directives which are outside part 4. Okay, so friends, next topic is conflict between fundamental rights and DPSPs. So इसका reason ये है कि fundamental rights they are justiciable और DPSPs are non-justiciable, but सरकार के ऊपर एक moral obligation है to implement them. ठीक है. आर्टिकल 37 के अंदर. तो जब सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है बट वो कॉन्ट्रवीन करें, वो अगेंस्ट जाए किसी फंडामेंटल राइट के, उस टाइम पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है. सो हम थ्रू सुप्रीम कोर्ट की वेरियस केसेस और कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू हम पढ़ते हैं कि सुप्रीमेसी किसकी है. सो पहला केस था चंपारण दोराई राजन केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट आर ओवर एंड अबव डीपीएसपीस, एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, देन फंडामेंटल राइट्स शुड प्रिवेल. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अमेंड किया जा सकता है डीपीएसपीस की कुछ प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए. ठीक है. तो इसके बाद क्या हुआ, 4th और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए गए. और इसके रिगार्डिंग केस गया, गोरखनाथ केस बना जो सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट एंड पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज देम. ठीक है. और इसको सॉर्ट ऑफ टैकल करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया, जहां पे कहा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स फॉर डीपीएसपीस अंडर आर्टिकल 39B and C. ठीक है. और जो ये आर्टिकल्स के रिगार्डिंग डीपीएस बनेगा, उसको अब जुडिशियल रिव्यू के बाहर लिया जाएगा. ठीक है. ये जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा केशवानंद भारती के जजमेंट में कर दी, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. अब ये जो प्रोविजन था कि फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकते हैं फॉर डीपीएसपीस, ये फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको और रीअफर्म किया गया. वहां पे ये कहा गया कि डीपीएसपीस अंडर आर्टिकल 39B and C वुड प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 and 31. ठीक है. सो फिर नेक्स्ट केस था मिनर्वा मिल्स केस. यहाँ पे ये जो प्रोविजन थी डीपीएसपीस
are always over and above आर्टिकल 14, 19 एंड 31 इस कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी कि एक बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जिसके ऊपर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। ठीक है, सो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था कि क्या क्या कंट्रोवर्सी चली। तो इसके बाद में प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कि अभी स्टेटस क्या है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो प्रेजेंट स्टेटस इज कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, दे आर ओवर एंड अबव डीपीएसपी, बट पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी, और दिस वुड ऑल बी गिवन कंडीशनड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसी के एग्जांपल है कि आर्टिकल 19 को अमेंडमेंट की गई कॉपरेटिव्स का प्रोविजन के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट की गई। ठीक है, सो ये ब्रॉड ओवरव्यू है, आपको पता होना चाहिए कि एक तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है और कौन से केसेस इसके रिगार्डिंग लिए गए थे, 4 इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, सो ये चीजें आप कर सकते हैं। दे कैन बी आस्क्ड आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट कहां दिया गया है, मैंने बताया आपको डीपीएसपी में। which consider the following statement regarding DPSPs. Principles spell out the social economic democracy in the country. बिल्कुल हमने पढ़ा ये। Provisions contained in these principles are not enforceable by any court. दोनों सही हैं। Answer would be C. C ये UPSC के क्वेश्चन हैं, और similar question can be asked about from in state PCS also. ठीक है, so let's move on to the next topic, that is fundamental duties. फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नेगेटिव और डीपीएसपीस पॉजिटिव है, बिकॉज दे प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम सर्टेन एक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे दे एनेबल, डीपीएसपीस एनेबल स्टेट, या फिर वो स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कमिट सर्टेन एक्ट्स। जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स की जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के लिए है, और डीपीएसपी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए है। फंडामेंटल राइट्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है, रैशनल है, दैट इज वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, जबकि डीपीएसपी का जो मेन रीजन है दैट इज वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, यानी कि आप सीधा फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए जा सकते हैं कोर्ट के पास में, इंश्योर खुद ब खुद हो जाते हैं, जबकि डीपीएसपी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। ठीक है, सो विद दैट इन माइंड लेट्स मूव ऑन टू फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करेंगे इसे भी। एज अ नेम सजेस्ट, दीज आर ड्यूटीज। ठीक है, जो आपको, विच इज काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जो एक सिटीजन के ऊपर है। याद कीजिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर ऑन स्टेट, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल के लिए हैं, DPSPs they are for state, or fundamental duties again for individual only, and they are inspired from USSR. ठीक है, और किसी और एक जो नोवेल फीचर है कि किसी और डेमोक्रेसी में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। परहैप्स जापान इज द ओनली डेमोक्रेसी जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। स्वर्ण सिंह कमेटी के अंडर 1976 में इट वाज रिकमेंडेड। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि स्वर्ण सिंह कमेटी किसके रिलेटेड थी। और थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 पार्ट 4A वाज एडेड। इसमें आर्टिकल 51A ऐड किया गया था जो फंडामेंटल ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करता है। सो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मॉरल ड्यूटीज हैं, और कुछ ड्यूटीज जो हैं दे आर सिविक ड्यूटीज। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो को रिलेटेड हैं। अगर आपके पास राइट्स हैं एज अ सिटीजन, तो आपके पास कुछ ड्यूटीज भी हैं एज अ सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें कहा जाए कि आर्टिकल 21A के अंडर राइट टू एजुकेशन बच्चों को दिया गया है, उसी के साथ साथ 51A के अंडर पेरेंट्स के ऊपर ड्यूटी है दैट दे सेंड देयर किड्स टू स्कूल। ठीक है, यानी कि राइट्स विदाउट ड्यूटीज don't make much of a sense. Duties are necessary. So पहले कुछ फीचर्स देखते हैं। सिटीजन्स के लिए ही है खाली। डीपीएसपी की तरह ये भी नॉन जस्टिफिएबल है, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्लेमिंग कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आर बीइंग वायलेटेड, बट लॉ बना के आप हमेशा इन्फोर्स कर सकते हैं।
these are values which are part of Indian tradition. Indian throughout Indian history जो values रही हैं, ठीक है, ब्रदरहुड की वैल्यूज हैं, केयर अबाउट नेचर, ये जो वैल्यूज हैं इनको फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड किया गया है. कुछ जो है वो मॉरल ड्यूटीज हैं और कुछ सिविक ड्यूटीज. अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल चेरिशिंग द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगर कहें, दे वुड बी मॉरल ड्यूटीज. और अगर मैं कहूं रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, वो होगी सिविक ड्यूटी. डिफरेंस समझना दोनों में इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अगेन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दे मे हेल्प कोर्ट इन एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ. सो अगर सपोज कोई एक केस आता है जहां पे कोर्ट फाइंड्स की एक फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्समेंट जो है आर्टिकल 14 और 19 के अगेंस्ट जा रही है, देन कोर्ट इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एज एन एक्सेप्शन ट्रीट कर सकता है टू आर्टिकल 14 एंड 19 फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन जस्टिसेबल, बट कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर रख सकता है. ठीक है, वर्मा कमेटी का अगर कहीं मेंशन होता है, दैट इज रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ये याद रखिएगा. बनाई किसकी रिकमेंडेशन पे थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की. और वर्मा कमेटी ने देखा कि कौन से लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं सभी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जाके खुद पढ़िएगा और एक नोट बना के चिपका लीजिएगा दीवार पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. यूपीएस जीकेएस 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो ये क्वेश्चन दीज कैन बी आस्क्ड. सो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज, फॉर एग्जांपल abide by the constitution values, uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, promote brotherhood among citizens, develop scientific temper, provide opportunity to children to go to schools, जो मैंने बताया आपको पेरेंट्स के ऊपर है, value and preserve the rich heritage of Indian culture, then safeguard public property against violence. So please एक दो बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में स्ट्रिक करेंगी. अगेन ये याद रखिएगा, अगर सपोज तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव्स में आपको कंफ्यूजन हो रही है क्वेश्चन पेपर में, तो याद सोचिएगा कि कौन सी इनमें से सिटीजन के ऊपर अप्लाई होगी और कौन सी स्टेट के लिए होगी. तो जो सिटीजन के लिए अप्लाई होगी दैट वुड बी फंडामेंटल ड्यूटी, और जो स्टेट के लिए होगी दैट वुड बी डीपीएसपी. जो मैंने बताया था ना कि लॉजिकल गेसिंग की बात है, दिस इज द लॉजिकल गेसिंग पार्ट. जहां पे सपोज इफ यू आर फॉरगेटिंग समथिंग या आप आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो लॉजिकली यू कैन डिफरेंशिएट between two things based on the conceptual clarity that you have. आपको जो conceptual clarity मिली है इस टॉपिक के थ्रू, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ स्कोप थोड़ा बहुत रहता है. सो ये क्वेश्चन है, काइंडली इसको देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. और इसके अलावा कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. और ये दो क्वेश्चन है, अगेन प्लीज इनको खुद अटेम्प्ट कीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में या एंड में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. और आंसर्स कमेंट कीजिए if you are able to answer them. So let's move on to the next topic, that is amendment of constitution. So Indian constitution जो है, it is a evolving document, और पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं to amend the constitution. और this is subject to basic structure doctrine that is invented by judiciary. नेक्स्ट टॉपिक यही है, हम इसके बारे में वहां पढ़ेंगे. आर्टिकल 368 और पार्ट 20 के अंदर ये पावर्स हमें मिली है. ठीक है, ओके. सो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. वो क्या कर सकते हैं, दे कैन पास रेजोल्यूशन जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट को फॉर क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस स्टेट में होता है, उसके एबोलिशन या फिर क्रिएशन के लिए दे कैन पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट. वहां भी वो बाइंडिंग नहीं है, पार्लियामेंट की डिस्कशन है उसके बाद वेदर दे फील लाइक इट और नॉट. सो प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे होगा. पहले तो बिल जो है वो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में प्लेस किया जाएगा, और इसके लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे, यानी कि 2/3 of those present and voting plus 50% of total strength.
ठीक है। सो उसके बाद देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और कुछ सिनेरियोज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। वो किस केस में चाहिए होती है? जब फेडरल प्रोविजंस अमेंड की जाती है, यानी कि सपोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इस तरह की प्रोविजंस जब अमेंड की जाती हैं, तब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। और रेटिफिकेशन जो है वो 50% अगर स्टेट अप्रूवल दे दे तो वो रेटिफाइड माना जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो इस बिल को ना विदहोल्ड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है, ही हैज टू पास द बिल। और जो प्रेसिडेंट बिल पास करते हैं देन इट इज डीम्ड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर। अब देखते हैं यहाँ पे तीन तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं। पहली तो बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कि 50% ऑफ दोस प्रेसिडेंट वोटिंग, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहते, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंक्लूडेड है सपोज स्टेट्स का एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करना, ठीक है, नई 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 स्टेट्स बनाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना, ठीक है, पार्लियामेंट के रूल्स कुछ कोरम वगैरह के रिलेटेड चेंज करना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एटसेट्रा। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, दो चार बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में इजीली अवेलेबल है। पूछना तो नहीं चाहिए बट यू नेवर नो, प्लीज गो थ्रू इट। और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो हमने पहले डिस्कस किया, ये तीन केसेस में है। फर्स्टली इन फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंडमेंट करनी है, डीपीएसपी को अमेंडमेंट करनी है, और वो प्रोविजंस जो ना ही पार्ट अंडर पार्ट ए यानी फर्स्ट जो हमने सिंपल मेजोरिटी की बात की, और ना ही जो पार्ट थर्ड है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट कंसेंट ऑफ स्टेट्स के अंडर कवर हो रहा है, ठीक है। सो अब थर्ड देखते हैं पहले इस पे क्या है। पहले तो 50% सॉरी, पहले तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आएगा, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड कोई अमेंडमेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हैं, जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग अगर कुछ इश्यूज हैं, कुछ अमेंडमेंट है, सेवेंथ शेड्यूल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बताता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो उसमें चाहिए आपको स्टेट का कंसेंट भी। 50% स्टेट्स अगर कंसेंट देते हैं दैट इज एक्सेप्टेड। और जो स्टेट लेजिस्लेटर का जो कॉन्सेप्ट देने का जो टाइम पीरियड है वो डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि देयर इज नो टाइम लिमिट की कितनी देर में स्टेट अप्रूवल देगा या सब स्टेट कितनी देर में अप्रूवल देंगे। जो 50% इंडिया में रेटिफिकेशन के लिए आपको वोट चाहिए फ्रॉम स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में वही 3-4 स्टेट्स को करना चाहिए। इससे पता चलता है कि सेंट्रल या स्टेट बायस कितना स्ट्रांग है इंडिया में। ओके, सो दिस वाज अबाउट अमेंडमेंट, and of course constitutional amendment are subject to basic structure doctrine जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, ये एक यूनिक जुडिशियल इनोवेशन है, यानी कि जुडिशियल ने खुद ये डॉक्ट्रिन बनाया है। और ये बनाया गया था, फर्स्ट इसका जो इंसेप्शन था दैट वाज अंडर केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस में उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन द कंडीशन कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वायलेट ना करे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट इसकी जो लिस्ट है दैट इज एक्सपैंडिंग, इसकी डेफिनेशन जो वो एक्सपैंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू जो है वो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। तो अगर कोई भी लॉ है या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की जो कहती है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता किसी एक पर्टिकुलर एक्ट का, दैट वुड जुडिशरी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देगी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट जो हमने डीपीएसपी के टाइम पे मैं आपको बताना भूल गया कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केसेस। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है दैट डज नॉट कम अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन।
मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो सकती है. सो काफी चीजें जो हैं विच आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल वेलफेयर स्टेट है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलर कैरेक्टर. तो लिस्ट जो है वो दी गई है आपको. आई थिंक 2-4 बार लिस्ट लक्ष्मीकांत से प्लीज पढ़ लीजिएगा. पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लिखवाने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू लक्ष्मीकांत एंड यू विल गेट टू नो दिस. In the next lecture, we'll be dealing with the different organs of government. यहाँ पे we'll be trying to finish executive and judiciary. ठीक है? Thank you.